देखिए, अ, यहाँ पहला क्वेश्चन कह रहा है रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत के कुल कितने क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर लागू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर लागू किया गया था। अगर हम भारत में औपनिवेशिक शासनकाल का बात करें तो औपनिवेशिक शासनकाल में भारत में 3 व्यवस्था लागू किया गया था। पहला जमींदारी, दूसरा रैयतवाड़ी और तीसरा महालवाड़ी। औपनिवेशिक शासनकाल में भारत में या ब्रिटिश शासनकाल में कह लें तो भारत में 3 व्यवस्था लागू हुआ था। भूमि व्यवस्था, पहला जमींदारी व्यवस्था, दूसरा रैयतवाड़ी व्यवस्था और तीसरा महालवाड़ी व्यवस्था। अगर हम जमींदारी व्यवस्था का बात करें तो ये 1793 में लागू किया गया। किसके द्वारा? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अगर हम रैयतवाड़ी व्यवस्था का बात करें तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो लागू हुआ ये रीड और मुनरो के द्वारा। रीड और मुनरो के द्वारा। और महलवाड़ी व्यवस्था जो लागू हुआ भारत में ये होल्ट मैकेंजी के द्वारा। इसके द्वारा? होल्ट मैकेंजी के द्वारा। अगर हम जमींदारी व्यवस्था का बात करें तो जमींदारी व्यवस्था भारत के कुल क्षेत्रफल के 19% भाग पर लागू हुआ। अगर हम रैयतवाड़ी व्यवस्था का बात करें तो रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत के कुल क्षेत्रफल के 51% भाग पर लागू हुआ। और अगर हम महलवाड़ी व्यवस्था का बात करें तो महलवाड़ी व्यवस्था भारत के कुल क्षेत्रफल के 30% भाग पर लागू हुआ। जमींदारी व्यवस्था 19% भाग पर, रैयतवाड़ी व्यवस्था 51% भाग पर और महलवाड़ी व्यवस्था 30% भाग पर। मतलब अगर हम यहाँ पर चल कर देखें तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। मतलब आपका सही आंसर हो जाएगा बी। मतलब जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है ये भारत के कुल क्षेत्रफल के 51% भाग पर लागू हुआ। जमींदारी 19% भाग पर, रैयतवाड़ी 51% भाग पर और महलवाड़ी 30% भाग पर। यही व्यवस्था चला भारत में। अगर हम औपनिवेशिक शासनकाल का बात करें तो औपनिवेशिक शासनकाल में 3 व्यवस्था लागू हुआ। पहला जमींदारी, दूसरा रैयतवाड़ी और तीसरा महलवाड़ी। जमींदारी व्यवस्था 1793 में लागू हुआ। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू हुआ ये किसके द्वारा लागू हुआ? रीड और मुनरो के द्वारा। और महलवाड़ी व्यवस्था जो लागू हुआ किसके द्वारा लागू हुआ? होल्ट मैकेंजी के द्वारा। और जमींदारी व्यवस्था 19% क्षेत्रफल पर, रैयतवाड़ी व्यवस्था 51% क्षेत्रफल और महलवाड़ी व्यवस्था 30% क्षेत्रफल पर। यही व्यवस्था आपके यहाँ चला। मतलब आपका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है भारत का प्रथम मजदूर संगठन दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का प्रथम मजदूर संगठन किसे माना जाता है। अगर हम भारत के मजदूर संगठन का बात करें तो भारत का पहला मजदूर संगठन जो लागू भारत का जो पहला मजदूर संगठन माना जाता है ये बंबई हैंडमिल एसोसिएशन को माना जाता है। इसका स्थापना कब हुआ? 1890 में। किसके द्वारा बनाया गया? ये एम लोखंडे के द्वारा। एम लोखंडे। मतलब भारत का जो पहला मजदूर संगठन है ये कौन सा है? बंबई हैंडमिल एसोसिएशन। स्थापना कब हुआ इसका? 1890 में। किसके द्वारा स्थापित किया गया ये? तो एम लोखंडे के द्वारा। अगर हम अब बात यहाँ पे 3 ऑप्शन और बचा हुआ है आपका, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस या एटक, और चौथा है मद्रास मजदूर संघ। अगर हम मद्रास मजदूर संघ का बात करें तो इसका स्थापना 1918 में हुआ। किसके द्वारा? बीपी बाडिया के द्वारा। बीपी बाडिया के द्वारा। मद्रास मजदूर संगठन का अगर हम बात करें तो स्थापना कब हुआ? 1918 में।
किसके द्वारा? बीपी भाटिया के द्वारा। अगर हम मद्रास मजदूर संगठन का बात करें तो ये भारत का पहला आधुनिक मजदूर संगठन है। भारत का पहला आधुनिक मजदूर संगठन कौन है? मजदूर संगठन कौन सा है? मद्रास मजदूर संघ। स्थापना कब हुआ इसका? 1918 में। किसके द्वारा? बीपी भाटिया के द्वारा। अगर हम अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का बात करें तो इसका स्थापना हुआ 1918 में। कब स्थापना हुआ इसका? 1918 में। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा। अगर हम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का बात करें तो इसका जो स्थापना हुआ 1920 में हुआ, और इसका पहला अधिवेशन जो हुआ, ये पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? पहला अधिवेशन 1920 में हुआ। कहाँ हुआ? बंबई में। बंबई में। तो इस तरह से अगर हम देखें तो भारत का पहला मजदूर संगठन कौन? बंबई हैंडमिल एसोसिएशन। स्थापना कब हुआ इसका? 1890 में। किसके द्वारा? एम लोखंडे के द्वारा। और भारत का पहला आधुनिक मजदूर संगठन कौन सा है? तो मद्रास मजदूर संघ। स्थापना कब हुआ इसका? 1918 में, बीपी भाटिया के द्वारा। और अगर हम अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का बात करें तो स्थापना कब हुआ इसका? 1918 में। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। और अगर हम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का बात करें तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको एटक कहते हैं यहाँ पे, ये एटक का स्थापना कब हुआ? 1920 में। किसके द्वारा? तो जोसेफ बैटिस्टा हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, मतलब इन लोगों के द्वारा स्थापित किया गया। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस या एटक का पहला अधिवेशन जो हुआ कब हुआ? 1920 में। और कहाँ हुआ? बंबई में। ठीक है। देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर सवाल कर रहा है, कांग्रेस की स्थापना से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था होने का सम्मान किस संगठन को प्राप्त था? मतलब अगर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? 1985 में। और 1985 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ, इस कांग्रेस की स्थापना से पहले भारत में कौन सा ऐसा राजनीतिक संगठन था जिसको कांग्रेस के समान ही एक अखिल भारतीय संगठन होने का दर्जा प्राप्त था? ठीक है ना। तो इस आधार पर अगर हम बात करें तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी, इंडियन एसोसिएशन। इस इंडियन एसोसिएशन का जो स्थापना हुआ था ये 1876 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। और इसका स्थापना किया किसके द्वारा गया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। जो इंडियन एसोसिएशन का स्थापना हुआ, ये इंडियन एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ? 1876 में। और किसके द्वारा स्थापित किया गया ये? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। और इसी संगठन को कांग्रेस की स्थापना से पहले अखिल भारतीय स्तर का संगठन होने का दर्जा प्राप्त था। अगर हम बंगाल इंडिया एसोसिएशन का बात करें, बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन का बात करें तो बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन का जो स्थापना हुआ ये 1843 में हुआ। कहाँ हुआ? कलकत्ता में। किसके द्वारा स्थापित किया गया ये? तो द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा। टैगोर के द्वारा। अगर हम ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का बात करें तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का जो स्थापना हुआ ये 1851 में हुआ। किसके द्वारा? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी हो जाएंगे। हरिश्चंद्र मुखर्जी, राधाकांत देव, देवेंद्र नाथ टैगोर और राजेंद्र लाल मित्र। मतलब जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन है, ये ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ? 1851 में। किसके द्वारा? तो राजेंद्र लाल मित्र, हरिश्चंद्र मुखर्जी, राधाकांत देव, द्वारकानाथ टैगोर आदि के द्वारा। अगर हम ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का बात करें तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का जो स्थापना हुआ 1866 में हुआ। स्थापना कहाँ किया गया इसका? लंदन में। और स्थापना किया किसके द्वारा गया? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा।
दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसका स्थापना हुआ, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 कहाँ स्थापना हुआ इसका? लंदन में। किसके द्वारा स्थापित किया गया ये? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन इसका स्थापना कब हुआ? 1851 में। किसके द्वारा किया गया ये? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी हो जाएंगे, राधाकांत देव हो जाएंगे, राजेंद्र लाल मित्र हो जाएंगे। और स्थापना कहाँ हुआ इसका? कलकत्ता में। अगर हम बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन का बात करें तो इसका स्थापना कब हुआ? 1843 में। कहाँ हुआ? कलकत्ता में। किसके द्वारा हुआ? तो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और इंडियन एसोसिएशन का जो स्थापना हुआ 1876 में, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। और इसी इंडियन एसोसिएशन के तत्वावधान में अगर हम बात करें तो 1883 और 1885 में दो नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। दो नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। और 1885 में जो दूसरा नेशनल कॉन्फ्रेंस था ये उसी समय आयोजित हुआ था जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन चल रहा था। इसीलिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लिए थे। एक सवाल पूछता है एग्जामिनेशन में कि इन निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लिया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे इस समय किस सम्मेलन में व्यस्त थे? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में। और इस नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब किया गया था? 1885 में। कहां किया गया था? कलकत्ता में। ठीक है ना? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन एसोसिएशन। स्थापना किसके द्वारा हुआ? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है बढ़िया ताल आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो बढ़िया ताल आंदोलन जो हुआ था ये बिहार से संबंधित आंदोलन है। जो बढ़िया ताल आंदोलन है इससे संबंधित आंदोलन है, बिहार से संबंधित। और किस लिए चलाया गया था ये? तो बकास्त भूमि के लिए। किस लिए? बकास्त भूमि के लिए। और किसके नेतृत्व में चलाया गया था ये? तो कार्यानंद शर्मा के द्वारा। कब चलाया गया था? 1935 में। 1935 में बिहार में के मुंगेर जिला में जो बढ़िया ताल आंदोलन चलाया गया था किसके नेतृत्व में चलाया गया था? कार्यानंद शर्मा। और किस लिए चलाया गया था? तो बकास्त भूमि के लिए चलाया गया था। यह एक सवाल पूछेगा कि बढ़िया ताल आंदोलन किससे संबंधित है? याद रखिएगा, बकास्त भूमि से। अब यहाँ पे 3 नाम और दिया हुआ है। पहला है स्वामी सहजानंद सरस्वती, दूसरा है श्री कृष्ण सिंह और तीसरा है मोहम्मद यूनुस। अब अगर हम स्वामी सहजानंद सरस्वती का बात करें तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो स्थापना हुआ कब हुआ? 1929 में हुआ। किसके द्वारा? स्वामी सहजानंद सरस्वती। और अखिल भारतीय किसान सभा, जो अखिल भारतीय किसान सभा है हमारा, इसका पहला अधिवेशन अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना कब हुआ? 1936 में। और इसका पहला अधिवेशन कब हुआ? तो 1936 में। और कहां हुआ? लखनऊ में। तो जो अखिल भारतीय किसान सभा है हमारा, उस अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना हो या फिर बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना हो, किसके द्वारा हुआ? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। अगर हम श्री कृष्ण सिंह का बात करें तो ये स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री हैं। और अगर हम मोहम्मद यूनुस का बात करें तो मोहम्मद यूनुस जो है 1935 के अधिनियम के आधार पर अगर हम कहें तो 1935 के अधिनियम के आधार पर जो प्रांतीय चुनाव हुआ कब हुआ? 1937 में। और 1937 में जो प्रांतीय चुनाव हुआ उसमें बिहार के प्रधानमंत्री सबसे पहले कौन बने? मोहम्मद यूनुस। उसके बाद मोहम्मद यूनुस इस्तीफा दिए और उसके बाद बिहार के प्रधानमंत्री कौन बने? श्री कृष्ण सिंह। जिस समय का हम बात कर रहे हैं उस समय प्रांत के मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री नहीं कहा जाता था। उस समय प्रांत के मुख्यमंत्री को क्या कहा जाता था? प्रधानमंत्री। ठीक है ना? तो 1937 में बिहार के प्रधानमंत्री सबसे पहले कौन बने? मोहम्मद यूनुस। और उसके बाद कौन बने? श्री कृष्ण सिंह। और स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक भी हैं। और अखिल भारतीय जो किसान सभा का जो स्थापना हुआ हमारा, उसके पहले अधिवेशन का अध्यक्षता भी किसके द्वारा किया गया? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। चलिए
55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंशुमाने, अंशुमाने नहीं होगा, अंजुमाने होगा, अंजुमाने मोहिबाने, अंजुमाने मोहिबाने वतन के नाम से क्रांतिकारी संस्था की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। अगर हम अंजुमाने मोहिबाने वतन का बात करें तो अंजुमाने मोहिबाने वतन का जो स्थापना हुआ था ये अशरीफ सिंह लिखा है, अशरीफ सिंह नहीं होगा, ये अजीत सिंह होगा। क्या होगा? अजीत सिंह। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? अजीत सिंह के द्वारा। और कहां स्थापित किया गया था? लाहौर में। ये अजीत सिंह जो है ये कोई और नहीं है, भगत सिंह के चाचा हैं, जो कि खुद एक क्रांतिकारी थे। और इन्हीं के नक्शे कदम पर अगर हम बात करें तो भगत सिंह भी चले और एक क्रांतिकारी बने भारत में, ठीक है ना। तो अगर हम अंजुमाने मोहिबाने वतन का बात करें तो अंजुमाने मोहिबाने वतन का जो स्थापना हुआ था किसके द्वारा हुआ था? अजीत सिंह के द्वारा। कहाँ हुआ था? लाहौर में। और अजीत सिंह एक अखबार निकालते थे, जिस अखबार का नाम क्या था? भारत माता। भारत माता। तो भारत माता के नाम से अखबार कौन निकालते थे? अजीत सिंह। और क्रांतिकारी संगठन अंजुमाने मोहिबाने वतन के संस्थापक कौन थे? तो अजीत सिंह। अगर हम सरदार भगत सिंह का बात करें या सचिंद्र नाथ सान्याल का बात करें या बीडी सावरकर का बात करें तो भगत सिंह का हम देखें तो 1929 जो सेंट्रल असेंबली है हमारा, उस सेंट्रल असेंबली में अगर हम देखें तो हुआ क्या था कि 1929 में जब ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल पर बहस चल रहा था तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त बम फेंके थे। इसको असेंबली बम कांड कहा जाता है। तो असेंबली में बम भगत सिंह के साथ फेंकने में कौन थे? तो बटुकेश्वर दत्त थे। ये भी सवाल पूछता है कि 1929 में सेंट्रल असेंबली में जब भगत सिंह के द्वारा बम फेंका गया था तो उस समय भगत सिंह के साथ कौन थे? तो याद रखिएगा, बटुकेश्वर दत्त, ठीक है ना। उस समय किस बिल पर बहस चल रहा था? तो पब्लिक सेफ्टी बिल पर और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर। मतलब उस समय दो बिल पर बहस चल रहा था, एक पब्लिक सेफ्टी बिल और दूसरा ट्रेड डिस्प्यूट बिल। और इसी बिल पर बहस के दौरान जो भगत सिंह और जो बटुकेश्वर दत्त थे, ठीक है ना, ये सेंट्रल असेंबली में बम फेंके थे। अगर हम सचिंद्र नाथ सान्याल का बात करें तो सचिंद्र नाथ सान्याल हो जाएंगे, राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएंगे, चंद्रशेखर आजाद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इनके द्वारा 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना किया गया। और इस HRA या हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का जो पहला राजनीतिक कार्रवाई था यह था काकोरी कांड। क्या था? काकोरी कांड, ठीक है ना। और बाद में 1928 में अगर हम देखें, मतलब 1924 में जो HRA बना, इसी को 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन मतलब HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में बदल दिया गया। और 1928 में अगर हम बात करें तो उत्तर भारत के जितने भी क्रांतिकारी थे उनका जो बैठक हुआ था ये दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में हुआ था। किनके नेतृत्व में? चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में। लेकिन वहां पे चंद्रशेखर आजाद के प्रतिनिधि के तौर पर कौन उपस्थित थे? तो भगत सिंह। और उसी समय जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था हमारा, इस हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदल के क्या कर दिया गया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो याद रखिएगा इसको कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ? 1928 में। किनके द्वारा किया गया? चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ? तो 1924 में। किसके द्वारा? तो सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, मतलब इन लोगों के द्वारा। अगर हम बीडी सावरकर का बात करें तो बीडी सावरकर 1899 में एक संगठन बनाए थे जिसका नाम था मित्र मेला। और यही जो मित्र मेला संगठन था यही 1904 में अभिनव भारत भारती या अभिनव भारत समाज के रूप में परिवर्तित हो गए। अभिनव भारत भारती या अभिनव भारत समाज, भारती कह लीजिए या समाज कह लीजिए, दोनों एक ही चीज है। तो बीडी सावरकर के द्वारा 1899 में किसका स्थापना हुआ? मित्र मेला का। और यही जो मित्र मेला था 1904 में किसमें बदल दिया गया? तो अभिनव भारत भारती या अभिनव भारत समाज। तो ध्यान रखिएगा इसको। सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त 1929 सेंट्रल असेंबली में बम फेंके थे। हम ऐसा नहीं कह रहे कि भगत सिंह के द्वारा केवल यही कार्रवाई हुआ था, भगत सिंह के द्वारा और भी बहुत कार्रवाई हुआ था। और संक्षेप में यहाँ बताना संभव नहीं है सब कुछ।
अगर हम अजीत सिंह का बात करें तो अजीत सिंह कौन थे? भगत सिंह के चाचा थे। ये लाहौर में एक संगठन बनाए थे जिसका नाम था अंजुमान मुहिबान वतन, और एक अखबार निकालते थे ये, जिस अखबार का नाम था भारत माता। अगर हम सचिंद्र नाथ सान्याल का बात करें तो सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद आदि के द्वारा 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना किया गया, और यही जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है 1928 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अगर हम ब्रिटिश सावरकर का बात करें तो 1899 में एक संगठन बनाए थे जिसका नाम था मित्र मेला, और यही संगठन जो है 1904 में किसमें बदल गया? तो अभिनव भारत भारती या अभिनव भारत समाज के रूप में। जाके देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गढ़साल लिखा है, गढ़वाल रेजिमेंट को कहां भेजा गया था जहां उसने गोली चलाने से इनकार कर दिया था? अगर हम सविनय अवज्ञा आंदोलन का बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किसके द्वारा हुआ? महात्मा गांधी के द्वारा। किस प्रक्रिया से शुरू हुआ? तो दांडी मार्च के बाद। ये दांडी में महात्मा गांधी एक मुट्ठी नमक हाथ में लेके इस आंदोलन का श्री गणेश किए थे, या इस आंदोलन का शुभारंभ किए थे। और इसके बाद अगर हम कहें तो जो नमक सत्याग्रह है हमारा, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक पार्ट था, ये पूरे के पूरे भारत में फैल गया, और अलग अलग जगह पर इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग आंदोलनकारियों के द्वारा नेतृत्व किया गया। अगर हम उड़ीसा में बात करें तो उड़ीसा में इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया गया ये गोपचंद्र बंधु चौधरी के द्वारा किया गया, गोपचंद्र बंधु चौधरी। अगर हम केरल लिखा है केरल, अगर हम केरल के मालाबार तट का बात करें तो इसका जो नेतृत्व है ये किनके द्वारा किया गया था? के केलप्पन के द्वारा। के केलप्पन, किसके द्वारा? के केलप्पन के द्वारा। अगर हम मद्रास का बात करें तो मद्रास में किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था? तो श्री राजगोपालाचारी के द्वारा, श्री राजगोपालाचारी के द्वारा। और पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया गया था ये किनके द्वारा किया गया था? खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हीं को सीमांत क्रांति भी कहा जाता है। या एक संगठन बनाए थे, इस संगठन का नाम था खुदाई खिदमतगार। जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे एक संगठन बनाए थे, इस संगठन का नाम क्या था? खुदाई खिदमतगार। और इसी संगठन को लोग किस नाम से जानता था? तो लाल मूर्ति के नाम से, लाल मूर्ति। तो लाल मूर्ति आंदोलन जो है ये किससे संबंधित है? खान अब्दुल गफ्फार खान से। और इसी खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी। ये गांधीवादी थे और पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में इसका नेतृत्व किए थे। अगर हम खान अब्दुल गफ्फार खान का बात करें तो जो पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत है हमारा, खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में जब यहाँ मूवमेंट चल रहा था तो इसी मूवमेंट को दबाने के लिए जो चंद्र सिंह गढ़वाली है उनके नेतृत्व में गढ़वाल रेजिमेंट को भेजा गया था। लेकिन जो गढ़वाल रेजिमेंट का जो जवान था हमारा, ये निहत्थे क्रांतिकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत। और यहाँ पे जो विद्रोह हुआ हमारा, यहाँ जो आंदोलन हुआ हमारा, उस आंदोलन का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया? तो खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। ठीक है ना? ये कौन सा संगठन बनाए थे? खुदाई खिदमतगार। और इस संगठन को क्या कहा जाता था? तो लाल मूर्ति। ठीक है ना? और जो खान अब्दुल गफ्फार खान है ये किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो सीमांत क्रांति के नाम से। उड़ीसा में आंदोलन का नेतृत्व कौन किए? तो गोपचंद्र बंधु चौधरी। केरल के मालाबार तट पर विद्रोह का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया? के केलप्पन के द्वारा। मद्रास में किसके द्वारा हुआ? श्री राजगोपालाचारी के द्वारा। चलिए आगे देखिए। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को लागू होने के पश्चात, मतलब 1956 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग का सिफारिश लागू हुआ उसके पश्चात भाई सबसे पहले किसे राज्य बनाया गया? मतलब 1956 के बाद राज्य को 1956 के बाद पहला राज्य किसे बनाया गया? ठीक है। तो सबसे पहला चीज आपको यहाँ पे ये समझना है कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग है आपका, ये राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना कब हुआ? 1953 में।
किनके और इसके अध्यक्ष और इसके जो राज्य पुनर्गठन आयोग है आपका, इस राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली। अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। और जो राज्य पुनर्गठन आयोग है अपना रिपोर्ट कब दिया? 1955 में। और इसके रिपोर्ट को लागू कब किया गया? 1956 में। तो इसके 1956 में इसके रिपोर्ट को लागू करने के लिए संविधान का 7वां संशोधन हुआ। और इस संशोधन के द्वारा भारत में 14 राज्य, कितना राज्य? 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश, 6 संघ शासित प्रदेश का स्थापना किया गया। मतलब 1956 में अगर हम बात करें तो 1956 में भारत में कितना राज्य था? तो 14 राज्य। और संघ शासित प्रदेश कितना था? तो 6। अगर हम बात करें कि 1956 के बाद मतलब 15वां राज्य कौन बना, ठीक है ना, तो सबसे पहला चीज यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। 1956 के पश्चात अगर हम बात करें 1960 का, तो 1960 में देखिएगा कि जो बंबई प्रांत है हमारा, उस बंबई प्रांत से गुजरात को अलग करके भारत का 15वां राज्य बनाया गया। कौन सा राज्य बनाया गया? 15वां राज्य। मतलब अगर हम बात करें तो कि फजल अली आयोग के सिफारिशों को लागू करने के बाद या राज्य पुनर्गठन आयोग के सिफारिशों को लागू करने के बाद पहला राज्य कौन बना? तो पहला राज्य बना हमारा गुजरात। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? गुजरात। और ये कब बना? 1960 में। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक नाम है आपका हरियाणा, दूसरा है आपका हिमाचल प्रदेश और तीसरा है आपका नागालैंड। तो इसका स्थापना कब कब हुआ? अगर हम बात करें 1963 का, 1963 में देखिएगा कि जो नागालैंड है आपका, ठीक है ना, 1963 में अगर हम बात करें तो जो नागालैंड है आपका, ये भारत का कितना राज्य बना? तो 16वां राज्य। भारत का कौन सा संख्या है इसका राज्य में? 16वां, ठीक है ना। और अगर हम हरियाणा का बात करें तो हरियाणा का जो स्थापना हुआ 1966 में, ठीक है ना, 1966 में अगर हम बात करें तो पंजाब से हरियाणा को अलग करके, ठीक है ना, भारत का 17वां राज्य बनाया गया इसको। और 1971 में जो हिमाचल प्रदेश है हमारा, ये भारत का 18वां राज्य बना। मतलब अगर हम राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद बात करें तो सबसे पहला राज्य कौन बना? गुजरात। कब बना ये? 1960 में, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसका संख्या कितना था गुजरात का? तो 15वां। उसके बाद 16वां राज्य हमारा कौन बना? नागालैंड। कब बना? 1963 में। 17वां राज्य हमारा कौन बना? हरियाणा। कब बना? 1966 में। और 18वां राज्य हमारा कौन बना? हिमाचल प्रदेश। कब बना? 1971 में। मतलब यही क्रम है आपका। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना कब हुआ? 1953 में। किनकी अध्यक्षता में? फजल अली की अध्यक्षता में। रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया? 1955 में। और इसके सिफारिशों को लागू कब किया गया? 1956 में। और राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए संविधान का कौन सा संशोधन हुआ? 7वां संशोधन। और इस 7वें संशोधन के जरिए भारत में कितना राज्य बनाया गया? 14 राज्य। और कितना संघ शासित प्रदेश? तो 6 संघ शासित प्रदेश। और अगर हम बात करें इस 14वां राज्य के बाद तो 15वां राज्य कौन बना? गुजरात। कब बना? 1960 में। 16वां राज्य कौन बना? नागालैंड। कब बना? 1963 में। 17वां राज्य कौन बना? हरियाणा। कब बना? 1966 में। और 18वां राज्य कब बना? हिमाचल प्रदेश। कब बना? 1971 में। तो यही क्रम है आपका। अठवां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, संसद के द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो ध्यान रखिएगा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है इसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो संवैधानिक दर्जा दिया गया 2002 में। संविधान के किस संशोधन के जरिए? तो 86वें संशोधन के जरिए। संविधान के 86वां संशोधन के जरिए सन 2002 में संविधान में अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया और 21 का को जोड़ के 6 से 14 आयु वर्ष के बालकों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। मतलब अगर हम बात करें कि जो शिक्षा का जो अधिकार है हमारा, इसको मूल अधिकार कब बनाया गया? 2002 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था इस समय? तो 21 का। और इसको लागू कब किया गया? तो इसको लागू करने के लिए जो कानून बनाया गया, जो शिक्षा का, अगर हम बात करें भारत के संसद का, तो संविधान के अनुच्छेद 21 का को लागू करने के लिए जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है हमारा, ये कानून कब पारित हुआ? 2009 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून कब पारित हुआ? 2009 में। और इस कानून को लागू कब किया गया? तो 2010 में।
मतलब संविधान के 86वें संशोधन के जरिए संविधान में अनुच्छेद 21 का जोड़ के 6 से 14 आयु वर्ष के बालकों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 21 का को लागू करने के लिए जो संसद है हमारा, ये सन 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया। और ये जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है ये लागू कब हुआ? तो 2010 में। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है संसद के द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो पारित किया गया 2009 में और लागू किया गया इसको 2010 में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2009, मतलब सी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है नोमा, निम्नलिखित में से कौन सा रीट केवल न्यायिक संस्थाओं के विरुद्ध ही जारी की जा सकती है? देखिए, अगर हम संविधान के अनुच्छेद 32 का बात करें तो संविधान का अनुच्छेद 32 जो है ये उच्चतम न्यायालय को रीट जारी करने का शक्ति देता है। और रीट कितना प्रकार का हो सकता है? तो 5 प्रकार का। कौन कौन? परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। मतलब कितना प्रकार का रीट हो सकता है? 5 प्रकार का। कौन कौन? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। मतलब 4 का यहाँ पे नाम दिया हुआ है। और 5वां में कौन हो जाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब ये 5वां रीट है आपका। अगर हम बात करें परमादेश का रीट, तो परमादेश का जो रीट होता है ये यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रीट केवल न्यायिक संस्थाओं के विरुद्ध ही जारी किया जा सकता है? तो अगर हम रीट का बात करें तो संविधान का अनुच्छेद 32 जो है ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय को या भारत के उच्चतम न्यायालय को रीट जारी करने का शक्ति प्रदान करता है। और उच्चतम न्यायालय के द्वारा कितना प्रकार का रीट जारी हो सकता है? तो 5 प्रकार का। कौन कौन? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। तो इसमें 4 नाम दिया हुआ है, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो 5वां कौन हो जाएगा आपका? अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा। अगर हम बात करें परमादेश रीट का, तो परमादेश का जो रीट होता है ये लोक पद पर बैठे हुए अधिकारी के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। किसके विरुद्ध जारी हो सकता है? तो लोक पद पर बैठे हुए अधिकारी के विरुद्ध। लेकिन जो प्रतिषेध का रीट है ये प्रतिषेध का रीट केवल और केवल वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा कनिष्ठ न्यायालय को ही जारी किया जा सकता है। मतलब अगर हम प्रतिषेध के रीट का बात करें तो प्रतिषेध का जो रीट है ये केवल और केवल न्यायिक संस्थाओं के विरुद्ध ही जारी किया जा सकता है। मतलब जो प्रतिषेध का रीट है ये वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा किसके विरुद्ध जारी होता है? कनिष्ठ न्यायालय के विरुद्ध। अगर हम उत्प्रेषण के रीट का बात करें तो 1991 से पहले, ठीक है ना, जो उत्प्रेषण का रीट था ये भी वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा कनिष्ठ न्यायालय के विरुद्ध ही जारी होता था। लेकिन 1991 में सुप्रीम कोर्ट यह आदेश दे दिया कि जो उत्प्रेषण का रीट है ये लोक अधिकारी के विरुद्ध भी जारी हो सकता है। इसलिए जो उत्प्रेषण है ये उत्प्रेषण जो न्याय संस्थाओं के विरुद्ध भी जारी हो सकता है और लोक अधिकारी के विरुद्ध भी जारी हो सकता है। तो आजकल केवल एक ही रीट बच जाता है हमारा प्रतिषेध, जो कनिष्ठ न्यायालय के विरुद्ध ही किया जा सकता है। फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका मतलब शरीर लेकर आओ। अगर सुरक्षा एजेंसी या पुलिस अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है तो इस रीट के माध्यम से जो न्यायालय है हमारा, मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो रीट होता है हमारा, इस रीट के माध्यम से न्यायालय उस बंदी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करवाती है। और 5वां जो रीट होता है आपका ये है अधिकार परीक्षा। इस अधिकार परीक्षा रीट का अगर हम बात करें तो किसी लोक पद पर बैठे हुए अगर कोई अधिकारी का किसी लोक पर दावा होता है, लोक पद पर अगर कोई अधिकारी दावा कर रहा है ना तो उसके वैधता का परीक्षण करता है। किस रीट के माध्यम से? अधिकार परीक्षा के माध्यम से। मतलब संविधान का अनुच्छेद 32 बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। इसमें से केवल एक रीट है आपका प्रतिषेध, जो वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा कनिष्ठ न्यायालय के विरुद्ध ही जारी किया जा सकता है। मतलब जो न्यायिक संस्था है आपका उस न्यायिक संस्था के विरुद्ध ही जारी किया जा सकता है। चलिए 10वां नंबर देखिए, भारत में राष्ट्रीय आपात किस आधार पर नहीं लगाया जा सकता है? यहाँ पे सीधे सीधे सवाल कर रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आपात किस आधार पर नहीं लगाया जा सकता है।
अगर हम भारत में राष्ट्रीय आपात को लागू करने का बात करें तो 44वां संविधान संशोधन से पहले, मतलब 1978 में जो 44वां संशोधन हुआ, इस संशोधन से पहले जो राष्ट्रीय आपात हमारे यहाँ जारी होता था, ये 3 आधार पर होता था। पहला युद्ध के आधार पर, दूसरा बाह्य आक्रमण के आधार पर, आक्रमण के आधार पर, और तीसरा आभ्यंतरिक अशांति के आधार पर। लेकिन 44वां संविधान संशोधन में अगर बात करें तो आंतरिक अशांति के स्थान पर, जो आभ्यंतरिक अशांति है, इसके स्थान पर एक नया शब्द रख दिया गया, और वो शब्द क्या है आपका? सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह मतलब 1978 में जब संविधान का 44वां संशोधन हुआ था, उस 44वां संशोधन से पहले जो हमारे यहाँ राष्ट्रीय आपात लागू होता था संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत, ठीक है ना, इस राष्ट्रीय आपात को 3 आधार पर लगाया जाता था: युद्ध के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, और आभ्यंतरिक अशांति के आधार पर। लेकिन 44वां संविधान संशोधन में आभ्यंतरिक अशांति का स्थान पर एक नया शब्द रख दिया गया, और वो शब्द क्या है हमारे यहाँ? सशस्त्र विद्रोह। मतलब वर्तमान में आभ्यंतरिक अशांति के आधार पर हमारे यहाँ राष्ट्रीय आपात लागू नहीं किया जा सकता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा डी। तो 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संसदीय समिति का गठन 1919 के अधिनियम के आधार पर 1921 में की गई थी। कि संसदीय समिति का गठन 1919 के अधिनियम के आधार पर 1921 में की गई थी। यहाँ पहला है लोक लेखा समिति, दूसरा है प्राकलन समिति, तीसरा है लोक उपक्रम समिति, और चौथा है महिला सशक्तिकरण समिति। इस लोक लेखा समिति का अगर हम बात करें तो इस लोक लेखा समिति के गठन का जो प्रावधान हुआ था ये 1919 के अधिनियम में हुआ था, और इसका स्थापना कब किया गया था? 1921 में, ठीक है। इसी को हम लघु संसद भी कहते हैं, कभी कभी इसी को लघु संसद भी कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि लोक लेखा समिति का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? 1921 में। तो किस अधिनियम के आधार पर स्थापित हुआ था ये? तो 1919 के अधिनियम के आधार पर। अगर हम प्राकलन समिति का बात करें तो प्राकलन समिति का जो स्थापना हुआ हमारे यहाँ 1950 में हुआ। किसके सिफारिश पर? तो जॉन मथाई के सिफारिश पर। जॉन मथाई जो प्राकलन समिति है, ये प्राकलन समिति का स्थापना कब हुआ? 1950 में। इसके सिफारिश पर हुआ? जॉन मथाई के सिफारिश पर। और जो लोक उपक्रम समिति है आपका, इसका स्थापना हुआ 1964 में। इसका स्थापना कब हुआ? 1964 में। और किसके सिफारिश पर? तो बीके कृष्णा मेनन, बीके कृष्णा मेनन के सिफारिश पर। मतलब लोक लेखा समिति 1919 के अधिनियम के आधार पर स्थापित हुआ। कब स्थापित हुआ? 1921 में। प्राकलन समिति 1950 में, इसके सिफारिश पर जॉन मथाई के। लोक उपक्रम समिति, जो लोक उपक्रम समिति का स्थापना हुआ 1964 में, किसके सिफारिश पर? तो बीके कृष्णा मेनन के सिफारिश पर। और जो महिला सशक्तिकरण समिति का स्थापना हुआ 1977 में। तो यही आपका क्रम बनता है। लोक लेखा समिति 1921 में 1919 के अधिनियम के आधार पर, प्राकलन समिति 1950 में जॉन मथाई के सिफारिश पर, और लोक उपक्रम समिति 1964 में बीके कृष्णा मेनन के सिफारिश पर, और महिला सशक्तिकरण समिति 1977। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है सन 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? संविधान का अनुच्छेद 344 जो है ये राष्ट्रपति को निर्देश देता है कि इस संविधान के प्रारंभ के ठीक 5 वर्ष पश्चात और उसके बाद फिर 5 वर्ष के पश्चात एक राजभाषा आयोग का गठन किया जाना चाहिए। और हमारा संविधान लागू कब हुआ? 1950 में। और 1950 में जब लागू हुआ तो लागू होने के 5 वर्ष के बाद, मतलब 1955 में भारत में पहला राजभाषा आयोग का गठन हुआ। और इस राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी के। मतलब संविधान के अनुच्छेद 344 के आधार पर भारत में 1955 में जो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ, इस राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी के, ठीक है। 1948 का अगर हम बात करें, जैसे अगर हम बाकी जो ऑप्शन है आपका, जैसे किसके हैं? गोविंद वल्लभ पंत और वल्लभ भाई पटेल। अगर हम 1948 का बात करें
तो 1948 में एसके धर की अध्यक्षता में एक भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था? भाषाई प्रांत आयोग का। मतलब देश के आजाद होने के बाद जब अलग अलग राज्य से भाषा के आधार पर राज्य के गठन का मांग उठने लगा, तो 1948 में सबसे पहले इसके धर की अध्यक्षता में एक भाषाई प्रांत आयोग का गठन हुआ। ठीक है ना, मतलब इसका कोई संबंध राजभाषा आयोग से नहीं है। इसके धर आयोग का संबंध किससे है? तो भाषाई प्रांत आयोग से। अगर हम इस गोविंद बल्लभ पंत का बात करें तो 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग के गठन के बाद, ठीक है, इसमें हम संविधान के अनुच्छेद 344 में यह भी प्रोविजन था कि जो राजभाषा आयोग का सिफारिश होगा, उस सिफारिश के समीक्षा के लिए एक संसदीय समिति का गठन किया जाएगा। मतलब संविधान के अनुच्छेद 344 में एक प्रोविजन किया गया है कि राजभाषा आयोग जो है हमारा, जब ये सिफारिश अपना कर देगा, जब पूरा सिफारिश प्रस्तुत कर देगा, तो उस सिफारिश के समीक्षा के लिए एक संसदीय समिति का गठन किया जाएगा। और इस संसदीय समिति का गठन 1957 में हुआ। किसके अध्यक्षता में? गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में। अगर हम वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे। और खेड़ा आंदोलन हो गया, बारडोली सत्याग्रह हो गया, तो इस तरह के मूवमेंट में इनका नाम भी आता है। चलिए 13 नंबर देखिए, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई? भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई? पहला ऑप्शन है नारीमन समिति, दूसरा है शिवरामन समिति, तीसरा है आरजी सरैया समिति और चौथा है अशोक मेहता समिति। तो भारत में अगर हम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का बात करें तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का जो स्थापना हुआ 1975 में हुआ। किस समिति के सिफारिश पर हुआ? तो आरजी सरैया समिति के सिफारिश पर। मतलब भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो हमारा स्थापित हुआ, कब स्थापित हुआ? 1975 में। किस समिति के सिफारिश पर स्थापित हुआ? तो आरजी सरैया समिति के सिफारिश पर। अगर हम बात करें नारीमन समिति का, तो नारीमन समिति के सिफारिश पर सन 1969 में भारत में लीड बैंकिंग योजना की शुरुआत की गई। लीड बैंकिंग योजना का जो सिफारिश हुआ था, किसके द्वारा हुआ था? नारीमन समिति के द्वारा। और लीड बैंकिंग योजना का स्थापना कब हुआ? 1969 में हुआ। अगर हम शिवरामन समिति का बात करें तो इस शिवरामन समिति के सिफारिश पर 1982 में इसका स्थापना हुआ। नाबार्ड का स्थापना कब हुआ? 1982 में। किसके सिफारिश पर? तो शिवरामन समिति के सिफारिश पर। अगर हम अशोक मेहता समिति का बात करें तो अशोक मेहता समिति के सिफारिश पर सन 1965 में भारतीय खाद्य निगम मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का स्थापना किया गया। तो भारत में एफसीआई का स्थापना कब हुआ? 1965 में। और किस समिति के सिफारिश पर हुआ? तो अशोक मेहता समिति के सिफारिश पर। यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है नारीमन समिति, दूसरा शिवरामन समिति, तीसरा आरजी सरैया समिति और चौथा अशोक मेहता समिति। इसमें से नारीमन समिति के सिफारिश पर 1969 में लीड बैंकिंग योजना, शिवरामन समिति के सिफारिश पर 1982 में नाबार्ड का स्थापना, आरजी सरैया समिति के सिफारिश पर 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना और अशोक मेहता समिति के सिफारिश पर 1965 में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का स्थापना। याद रखिएगा इस चीज को। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, सार्क में कौन सा देश शामिल नहीं है? अगर हम सार्क का बात करें तो सार्क का स्थापना कब हुआ? 1985 में। सार्क का स्थापना कब हुआ? 1985 में। इसका फुल फॉर्म अगर हम देखें तो फुल फॉर्म होता है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क। इसको हिंदी में अगर हम कहें तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन भी कहा जाता है। और जो सार्क है हमारा, इस सार्क का स्थापना 1985 में हुआ और इस सार्क में केवल और केवल दक्षिण एशिया का देश शामिल है। और अगर हम म्यांमार का बात करें तो म्यांमार दक्षिण एशिया से बाहर है। इस सार्क में अगर हम देखें तो टोटल 8 देश शामिल है, ठीक है ना। और इस 8 देश में म्यांमार हमारा शामिल नहीं है। मतलब म्यांमार जो है दक्षिण एशिया का देश नहीं है, इस संगठन का देश है दक्षिण पूर्वी एशिया का। इसलिए यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? म्यांमार। म्यांमार इसका सदस्य नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और मंदी एक साथ विद्यमान हो, जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और मंदी एक साथ विद्यमान हो
तो इसको क्या कहा जाता है? ये देखिए, अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और मंदी एक साथ विद्यमान होता है तो ये स्थिति हमारा क्या कहलाता है? स्टैगफ्लेशन। मतलब स्टैगफ्लेशन की स्थिति में देश के अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और मंदी दोनों विद्यमान होता है, ठीक है ना। अगर हम मुद्रा अपस्फीति का बात करें तो मुद्रास्फीति का ठीक उल्टा स्थिति जो होता है क्या कहलाता है? मुद्रा अपस्फीति। और मंदी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? रिसेशन। अगर हम मंदी को परिभाषित करना चाहें तो जब लगातार 3 तिमाही तक जीडीपी में वृद्धि के बजाय जीडीपी में कमी होने लगे तो ये स्थिति क्या कहलाएगा? रिसेशन या मंदी कहलाएगा। अगर हम कोर इन्फ्लेशन का बात करें तो खाद्यान्न के क्षेत्र में या खाद्यान्न के क्षेत्र में जो इन्फ्लेशन होता है, जो मुद्रास्फीति होता है, इसको क्या कहा जाता है? कोर इन्फ्लेशन। तो कोर इन्फ्लेशन अलग चीज है। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और मंदी दोनों एक साथ विद्यमान होगा तो क्या कहलाएगा? स्टैगफ्लेशन कहलाएगा। मुद्रास्फीति का ठीक उल्टा स्थिति क्या कहलाएगा? मुद्रास्फीति कहलाएगा, ठीक है ना। और रिसेशन किसको कहते हैं? मंदी को। जब जीडीपी जो है हमारा लगातार 3 तिमाही तक वृद्धि के बजाय कमी को प्रदर्शित करे तो ये स्थिति हमारा क्या कहलाएगा? रिसेशन। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? अगर हम बात करें कार्बोनिफेरस काल का तो कार्बोनिफेरस काल में विश्व का सारा महाद्वीप एक साथ जुड़ा हुआ था और इस विशाल महाद्वीप को क्या कहा जाता था? पैंजिया। इस पैंजिया के चारों ओर एक विशाल महासागर था। इस विशाल महासागर को क्या कहा जाता था? पैंथालस, ठीक है ना। और इसको क्या कहा जाता था? विशाल महाद्वीप को पैंजिया, ठीक है ना। किसी कारण से कार्बोनिफेरस काल में जो पैंजिया है हमारा 2 भाग में टूट गया। इसका उत्तर का भाग क्या कहलाया? अंगारा लैंड और दक्षिण का भाग गोंडवाना लैंड। और बीच में जो सागर का पानी प्रवेश कर गया इसको क्या नाम दिया गया? तेथिस सागर। तो उत्तर का भाग अंगारा लैंड और दक्षिण का भाग गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड के टूटने से उत्तर अमेरिका महाद्वीप का, यूरोप महाद्वीप का और यूरेशिया का निर्माण हुआ। और गोंडवाना लैंड के टूटने से प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ, दक्षिण अमेरिका का निर्माण हुआ, अफ्रीका महाद्वीप का निर्माण हुआ, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का निर्माण हुआ, अंटार्कटिका महाद्वीप का निर्माण हुआ। मतलब इस सब का जो निर्माण हुआ किसके द्वारा हुआ? गोंडवाना लैंड के द्वारा। तो यूरेशिया जो हो जाएगा आपका ये सही हो जाएगा। ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है, इसका है अंगारा लैंड का हिस्सा। मतलब ये जो महाद्वीप बना इसके टूटने से बना, तो अंगारा लैंड के टूटने से। जो प्रायद्वीपीय भारत, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ठीक है ना, ये सारा का निर्माण किससे हुआ? तो गोंडवाना लैंड से। चलिए आगे देखिए, सत्रह नंबर कह रहा है, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा अक्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? अगर हम अक्रिय गैस का बात करें तो अक्रिय गैस का संख्या 5 होता है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन। मतलब अगर हम बात करें तो 5 अक्रिय गैस है। कौन कौन? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन। इस 5 गैस में से कौन सा गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में है? अगर वायुमंडल का बात करें तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन पाया जाता है? नाइट्रोजन। ये वायुमंडल के कुल भाग का 78.08% भाग का निर्माण करता है। इसके बाद किसका रोल है? ऑक्सीजन का। इसका अगर हम रोल देखें तो 20.949%। इसके बाद अगर हम देखें तो किसका रोल है? ऑर्गन का 0.93%। इसके बाद किसका रोल है? CO2 का 0.03%। और इसके बाद जो भी गैस मिलेगा आपको ये इससे कम मिलेगा। मतलब वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सा? नाइट्रोजन। कितना मात्रा? 78.08। ऑक्सीजन का मात्रा कितना? 20.949। ऑर्गन का मात्रा कितना? तो 0.93। CO2 का मात्रा कितना? 0.03। तो अक्रिय गैस कौन सा? ये ऑर्गन अक्रिय गैस है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑर्गन। ऑर्गन का मात्रा कितना है? 0.93%। नाइट्रोजन का कितना है? 78.08%। ऑक्सीजन का 20.949% और CO2 का 0.03%। 0.03 डबल 03 नहीं होगा, 03 होगा। चलिए 18 नंबर देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस मैदान में नदियां सतह पर प्रवाहित ना होकर भूमिगत रूप में प्रवाहित होती है?
मतलब किस मैदान में जो नदी है ये सतह पर प्रभावित न होकर भूमिगत रूप में प्रवाहित होती है। यहाँ पे 4 मैदान का नाम दिया गया है, भावर, खादर, तराई और बांगड़। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका भावर का मैदान। इस भावर के मैदान का जो निर्माण होता है ये बड़े कणों से होता है, और इस बड़े कणों, अगर बड़े कण वाला अगर सतह का निर्माण हुआ है, जैसे मान लेते हैं गिट्टी का ढेर है, उस गिट्टी के ढेर पर अगर हम पानी को बहाएंगे तो पानी गिट्टी की सतह के ऊपर से नहीं बहेगा, बल्कि क्या होगा, गिट्टी के सतह के नीचे चला जाएगा। और इसी तरह का स्थिति किसका होता है, भावर के मैदान का। तो भावर के मैदान में जो नदी होता है ये सतह पर होकर प्रवाहित नहीं होगा, किससे होकर प्रवाहित होगा, तो सतह के नीचे, मतलब भूमिगत तौर पर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, भावर का मैदान। इस भावर के मैदान के ठीक दक्षिण में, अगर हम उत्तर भारत के विशाल मैदान का बात करें तो उत्तर भारत के विशाल मैदान को हम 4 भाग में बांट सकते हैं, भावर का मैदान, तराई का मैदान, बांगड़ का मैदान और खादर का मैदान, ठीक है ना। तो भावर के मैदान के ठीक दक्षिण में जो मैदान है हमारा, जो कि महीन कण से निर्मित है, ठीक है ना, इसको क्या कहा जाता है, खादर का मैदान। और ये जो खादर का मैदान है, इस एरिया में जब नदी जो मतलब भावर के मैदान में जो नदी भूमिगत हुआ था, ये इसी तराई के मैदान में, ठीक है ना, सतह पर प्रकट होता है। भावर के मैदान के बाद कौन होगा, तराई का मैदान। और भावर के मैदान में जो नदी सतह के नीचे विलुप्त हुआ है, ये तराई के मैदान में सतह पर प्रकट होगा, ठीक है ना। तो जब ये सतह पर प्रकट होगा तो यहाँ पे स्पेसिफिक घाटी का विकास नहीं होता है, और नदी का जो जल होता है ना, ये सतह पर फैल जाता है, ठीक है ना। ये अनुपजाऊ मैदान है हमारा, अनुपजाऊ मैदान। और ये जो है हमारा, ये भारत का उपजाऊ मैदान है। और ये जो मैदान है आपका, ये मलेरिया बीमारी के लिए प्रसिद्ध है। एक सवाल ये भी पूछेगा एग्जामिनेशन में कि कौन सा मैदान मलेरिया बीमारी के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, तराई का मैदान। भावर के मैदान के ठीक दक्षिण में जो मैदान हमारा महीन कण से निर्मित है, क्या कहते हैं इसको, तराई का मैदान। बाकी 2 मैदान बांगड़ और खादर का मैदान, ठीक है ना। जो पुराना जलोढ़ से निर्मित मैदान होगा, पुराना जलोढ़ से निर्मित मैदान होगा, इसको क्या कहेंगे, बांगड़ का मैदान। और जो नया जलोढ़ से निर्मित मैदान होगा, ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे, खादर का मैदान। मतलब जो नदी के बाढ़ सीमा से ऊपर का मैदान है, ठीक है ना, ये बांगड़ का मैदान। और जो नदी के बाढ़ सीमा के भीतर का मैदान है, मतलब जिस मैदान पर नदी हर साल बाढ़ लेके आती है, क्या कहते हैं उसको, खादर का मैदान। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका भावर का मैदान। तो आगे देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन का रहा है, हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है। तो हिंद महासागर पे सुंडा गर्त लिखा है। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त जो है आपका, ये सुंडा गर्त है। अटलांटिक महासागर का जो सबसे गहरा गर्त है आपका, ये प्यूर्टो रिको गर्त है। ब्योटो नहीं होगा, प्यूर्टो होगा, प्यूर्टो रिको। ये किस महासागर का सबसे गहरा गर्त है, अटलांटिक महासागर का। और मैरियाना गर्त जो है, ये विश्व का सबसे गहरा गर्त है। ये विश्व का और प्रशांत महासागर, किस महासागर में है, प्रशांत महासागर में। तो प्रशांत महासागर का या विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन है, मैरियाना गर्त। और ये रोंगा गर्त नहीं होगा, ये टोंगा गर्त होगा, टोंगा, ठीक है ना। तो अगर हम सुंडा गर्त का बात करें तो सुंडा गर्त किसका सबसे गहरा गर्त है, हिंद महासागर का। प्यूर्टो रिको जो गर्त है, किसका सबसे गहरा गर्त है, अटलांटिक महासागर का। और मैरियाना गर्त किसका सबसे गहरा गर्त है, तो प्रशांत महासागर का, विश्व का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सुंडा गर्त। बीस नंबर क्वेश्चन का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से नहीं निकलती है। तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से 3 नदी निकलती है, पहला सिंधु, दूसरा सतलज और तीसरा ब्रह्मपुत्र। मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, झेलम। मतलब तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से कौन नदी नहीं निकलेगी, झेलम नदी। बाकी सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी तीनों कहां से निकलेगी, तो मानसरोवर झील के निकट से। अगर हम सिंधु का बात करें तो किस हिमनद से निकलेगी, ये बोखरचू हिमनद से। किस हिमनद से, बोखरचू हिमनद से। अगर हम सतलज का बात करें तो किससे निकलेगा, ये राक्षसताल झील से, राक्षसताल झील से। माने तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट ये किस झील से निकलती है, राक्षसताल झील से। अगर हम ब्रह्मपुत्र का बात करें तो किस हिमनद से निकलेगा, ये चेमयोंगडोंग हिमनद से, चेमयोंगडोंग हिमनद से। तो सिंधु का बात करें तो सिंधु किस हिमनद से, बोखरचू हिमनद से। सतलज का बात करें राक्षसताल झील से, और ब्रह्मपुत्र का बात करें तो चेमयोंगडोंग हिमनद से। अगर हम झेलम का बात करें तो झेलम किससे निकलती है, शेषनाग झील से, शेषनाग झील, शेषनाग झील से निकलेगी और ये बूलर झील से होकर प्रवाहित होती है।
शेषनाग झील से निकल के वुलर झील से होकर ये प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? झेलम नदी। मतलब सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? झेलम। ये बाकी सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र तीनों कहां से निकलती है? तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, महाभारत श्रृंखला किस पर्वत श्रेणी से संबंधित है? अगर हम महाभारत श्रृंखला का बात करें तो महाभारत श्रृंखला लघु हिमालय का भाग है और ये कहां पड़ जाता है? नेपाल में। जो लघु, देखिए अगर हम हिमालय का बात करें तो हिमालय में 3 समानांतर श्रृंखला, सबसे दक्षिण में शिवालिक श्रेणी, उसके उत्तर में लघु हिमालय और उसके उत्तर में महान हिमालय या फिर हिमाद्री हिमालय। ठीक है, तो अगर हम लघु हिमालय का बात करें तो लघु हिमालय जो है ये कई श्रृंखला से मिलकर बना हुआ है। जैसे आपका पीर पंजाल हो जाएगा, पीर पंजाल, धौलाधार, धौलाधार, नाग तिब्बत, नाग तिब्बत और मसूरी श्रेणी, ये सारा किसका हिस्सा है? तो लघु हिमालय। अगर हम शिवालिक हिमालय का बात करें तो शिवालिक हिमालय सबसे दक्षिणी श्रृंखला है हिमालय का और इसमें पर्वतीय गुण नहीं है, तो हिमालय का सबसे कम ऊंचा श्रृंखला है और इसको अलग अलग जगह पर हम अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे इसको हम जम्मू में जम्मू की पहाड़ियां कहेंगे, उत्तराखंड में डुंडवा श्रेणी कहेंगे, नेपाल में चुरिया मुरिया की पहाड़ी कहेंगे, ठीक है ना, और पूर्वोत्तर भारत में दफला, मीरी, अबोर, मिसमी, मतलब इस तरह के नाम से जानते हैं। पार हिमालय जो है हमारा, इस पार हिमालय में मुख्यतः 3 श्रृंखला है, काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख और जासर। काराकोरम, लद्दाख और जासर, ये किससे संबंधित है? पार हिमालय से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? लघु हिमालय। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत में चाय का सबसे दक्षिण भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन? तो दक्षिण भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक और कहवा का सबसे रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल। तो दक्षिण भारत में याद रखिएगा, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु, रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल और कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक। ठीक है ना, और अगर हम कपास का बात करें तो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र। यहां पे क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अमलगम नहीं बनाता है? अमलगम होता क्या है? तो ये पारा का मिश्र धातु होता है, पारा का मिश्र धातु, ठीक है ना, और अमलगम कौन नहीं बनाएगा? टंगस्टन। चौबीस नंबर क्वेश्चन आ रहा है, मिक्सिडीमा रोग किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? यहाँ पे पहला क्वेश्चन है थायराइड। थायराइड कोई हार्मोन नहीं है, थायराइड एक ग्रंथि है, ठीक है ना, जिससे कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन, थायरोक्सिन, ठीक है ना। और जहां तक सवाल रह गया मिक्सिडीमा रोग का, तो मिक्सिडीमा रोग जो होता है ये किस हार्मोन की कमी से होता है? थायरोक्सिन हार्मोन की। जो पैराथायराइड हार्मोन है आपका, ये पैराथायराइड हार्मोन ये किस ग्रंथि से निकलेगा? पैराथायरोक्सिन हार्मोन जो है आपका ये किस ग्रंथि से निकलेगा? पैराथायराइड ग्रंथि से। और सोमैटोट्रोपिक हार्मोन जो है आपका ये किस हार्मोन से निकलेगा? तो पीयूष ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा क्या बताता है? क्या बताता है? तो अंगूठे की फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का जो नियम है ये इस तरह से होता है। किस तरह से? इस तरह से। अंगूठा जो है आपका ये विद्युत क्षेत्र के दिशा को बताएगा, ठीक है ना। ये अंगुली जो है मतलब तर्जनी जो है ये मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा और ये जो बड़ा वाला अंगुली है ये विद्युत क्षेत्र, ये जो है ये करंट को बताता है। मतलब ये अंगुली करंट, ये अंगुली मैग्नेटिक फील्ड और ये अंगुली विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका विद्युत क्षेत्र की दिशा। गाड़ी को